चलो जी, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ molecular structure. ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, देखिए तो प्रोटीन का टाइप हम लोग को जानना है और मोलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहला है तुम्हारा फिब्रस प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दो तरह का प्रोटीन हम लोग को जानना है, एक फिब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा फिब्रस प्रोटीन है। फिब्रस प्रोटीन क्या होता है जरा समझिएगा ठीक से। देखिए इस तरह के प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है वो लीनियर थ्रेड लाइक होता है। तुम लोग को हम बता चुके हैं कि प्रोटीन भी एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी एक पॉलीमर है और ये थ्रेड की तरह होता है। थ्रेड समझते हो सब लोग, धागे की तरह होता है, ठीक है। और ये साइड बाय साइड मतलब एडजस्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे थ्रेड रहता है ना, तो थ्रेड एक थ्रेड है, दूसरा थ्रेड है, तीसरा थ्रेड है, और साइड बाय साइड रख करके और एक फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। और फाइबर बनने के चलते ही, और फाइबर बनने का रीजन क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फाइबर बनता है वो साइड बाय साइड रख करके थ्रेड को हम लोग बना देते हैं, और थ्रेड क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन को यहाँ पे थ्रेड बोला जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये एक तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये भी तुम्हारा पॉलीमर है, और इसमें भी तुम्हारा कई तरह का लिंक आ सकता है। कल एक तुम लोग को डाई सल्फाइड लिंक हम बताए थे, तो डाई सल्फाइड लिंक भी रहता है इसमें, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में कि दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड। जैसा कि हम बोले थे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक सीधा लाइन में थ्रेड होता है, कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। जैसे एक लंबा धागा होता है ना, उसी तरह से फिब्रस प्रोटीन भी होता है। चूंकि प्रोटीन एक पॉलीमर है तुम्हारा, तो ये थ्रेड टाइप होगा, और ये साइड बाय साइड अरेंज होता है, विच अरेंज साइड बाय साइड साइड टू फॉर्म फाइबर। तो ये फाइबर बना देते हैं, और फाइबर के बारे में तुम लोग को पढ़ा चुके हैं पॉलीमर चैप्टर में। दिज फाइबर फॉर्म बाय द ये फाइबर बनते कैसे हैं, दिज फाइबर्स फॉर्म बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दिज फाइबर्स फॉर्म बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड, या फिर इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड रहता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। और किसके बीच में रहेगा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में रहेगा। तो पॉलीपेप्टाइड जब कहेंगे तभी प्रोटीन बनेगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में क्या रहता है, दो चेन को तीन चेन को जोड़ना होगा, तो डाइसल्फाइड लिंकेज होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये तुम्हारा इस तरह का जो पॉलीमर होता है ये इनसॉल्युबल होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन चूंकि पॉलीमर है, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो ये लिख सकते हो कि एक इनसॉल्युबल होता है, इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एक इनसॉल्युबल है और दूसरा क्या है, सॉल्युबल है। इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अकर्स इन सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में रहता है।
तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और पानी में ये इनसॉल्युबल होता है। और इसके एग्जाम्पल थोड़ा फेमस है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एग्जाम्पल जैसे केराटिन है। केराटिन एक कंपाउंड है जो हमारे हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है और मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, मसल्स में तो मायोसिन पाया जाता है, हेयर में, नेल्स में, सिल्क में पाया जाता है। तो केराटिन एक तरह का फिब्रस प्रोटीन है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक होता है मायोसिन, और ये तुम्हारा मसल्स में पाया जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो केराटिन, मायोसिन, ये सब तुम्हारा ये फिब्रस प्रोटीन हो गया। तो बस ध्यान रखिएगा कि ये प्रोटीन में लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल होता है और इसमें ये लोग अरेंज करके अपने आप को और फाइबर बनाते हैं। और ये फाइबर बनाने के लिए इनको करना क्या पड़ता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना पड़ता है या डाई सल्फाइड लिंकेज करना पड़ता है। और इस ये कहाँ कहाँ पाया जाता है फिब्रस प्रोटीन, तो ये जनरली हेयर, नेल, सिल्क और मसल्स में पाया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। दो ही तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है तुम्हारा फिब्रस जो कि फाइबर बनाता है, और एक होता है ग्लोबुलर। तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ग्लोबुलर बनेगा मतलब स्फेरिकल शेप का होगा और क्वाइल स्ट्रक्चर होगा इसका। और क्वाइल स्ट्रक्चर के पीछे वजह क्या होगा, तो फिर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाई सल्फाइड लिंकेज। आ रहा समझ में, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और डाई सल्फाइड लिंकेज भी होगा। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये खाली आप लोग एग्जाम के लिए याद कर जाओ, बाकी कहीं कोई खास यूज नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ, फोल्ड किया जाता है, फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को फोल्ड किया जाता है इन स्फेरिकल शेप। तो फोल्ड करके उसको स्फेरिकल शेप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि ग्लोबुलर प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल को फोल्ड करके, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स को फोल्ड करके और स्फेयर का शेप दिया जाता है। और ये कैसे, मतलब क्यों फोल्ड हो पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है। दीज कॉइल, जैसे अल्फा हेलिक्स वाला दिखा रहे थे, दीज कॉइल बॉन्डेड टुगेदर, these coil bonded together by hydrogen bond। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड लिंकेज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, या डाई सल्फाइड लिंकेज होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड लिंकेज, डाई सल्फाइड लिंकेज, डाई सल्फाइड लिंकेज होता है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। वो पानी में इनसॉल्युबल था, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो बता सकते हो कि वो पानी में इनसॉल्युबल था, ये पानी में सॉल्युबल होता है। और ये लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि पिछला वाला जो है वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता था। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। तो ये ध्यान रखना कि अकर्स इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में होता है और वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होता था। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाई सल्फाइड लिंकेज दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें फोल्डिंग किया जाता है और उसमें लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बस बहुत सारा डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को। तो घर पे क्वेश्चन लिख भी लीजिएगा आप लोग याद से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फिब्रस प्रोटीन, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका एग्जाम्पल होता है एल्बुमिन। ठीक है,
इसका एग्जांपल याद कर जाना, एल्बुमिन अंडा में पाया जाता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन अंडा में पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना एग में पाया जाता है। एक होता है सेजिन, सेजिन CAESIN, और ये तुम्हारा मिल्क में पाया जाता है। तो ये प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। इंसुलिन जानते हो, इंसुलिन, ठीक है, या फिर ऑल एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स में भी ये प्रोटीन पाया जाता है। और एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन में काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, याद कर जाइएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछिए। चलो, कोई दिक्कत है जी? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये फर्स्ट पेज है, ये वाला सेकंड पेज है। देखो जी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और एक नेटिव स्टेट भी होता है। नेटिव स्टेट से क्या समझते हो? और एक होता है तुम्हारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कई बार पूछा भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के पहले नेटिव स्टेट क्या होता है? तो देखो, ये नेटिव स्टेट जो है वो इसका 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर है। नेटिव स्टेट जो होता है प्रोटीन का 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर को बोला जाता है। इट इज द स्टेट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का एक स्टेट है। इट इज द स्टेट ऑफ प्रोटीन इन विच इट इज फाउंड in which it is found in the biological system। बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे बॉडी में कहीं भी, एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जिस स्ट्रक्चर में पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेटिव स्टेट। तो ध्यान रखना इस बात को कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो 3D स्ट्रक्चर में पाया जाता है प्रोटीन, उसके स्टेट को नेटिव स्टेट कहा जाता है, नेटिव स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? तो तुम लोग को नाम से समझ में आ रहा है कि डीनेचुरेशन, नेचर के अगेंस्ट काम करना है प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन के नेचर के अगेंस्ट काम करना है, तो इसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देना है। एक तरह से बोल सकते हो कि इसकी एक्टिविटी को हमें क्या कर देना है? डिस्टर्ब कर देना है। तो जो अभी हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन देखे हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन रबर लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर में बदल जाता है जब इसको हीट किया जाता है, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इसी घटना को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो जो फोल्डिंग हुआ था वो सारा फोल्डिंग टूट गया और ये सिंपल स्ट्रक्चर में, रबर लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया, और इसीलिए इस घटना को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ग्लोबुलर प्रोटीन convert into rubber like solid structure, rubber like solid structure,
तो रबर लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर में ये बदल जाता है, ठीक है, ऑन हीटिंग, हीट करने पे इज नोन एज। तो ध्यान रखना कि ग्लोबुलर प्रोटीन कन्वर्ट इनटू रबर लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग इज नोन एज, इसी घटना को डीनेचुरेशन बोलते हैं, इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। नेटिव स्टेट का एग्जांपल, नेटिव स्टेट है तो उसका एग्जांपल क्या होगा भाई? नेटिव स्टेट का मतलब हो गया, एग्जांपल क्या होगा? तो नेटिव स्टेट इज द स्टेट ऑफ ए प्रोटीन, जिसमें वो हमारे शरीर में या फिर पौधों में या फिर जानवरों में नेटिव जो उसका एक्चुअल स्टेट होता है, जिस तरह से वो रहता है, उसके रहने की स्थिति को नेटिव स्टेट कहा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें हीट करने से तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम लोग को हम बताए थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी सब में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप होता है। तो बाकी सब प्रोटीन जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ये सब डीनेचुरेशन से चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दिस प्रोसेस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज। तो याद रखना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। इसी घटना को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो जी, जैसे कि मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो कि हम एल्बुमिन को बॉयल कर रहे हैं, अभी हम एल्बुमिन बताए हैं, देखो ऊपर में यहाँ टिक कर रहे हैं। तो जब बॉइलिंग करते हैं उसका हम लोग एल्बुमिन का, ऑन बॉइलिंग एल्बुमिन प्रोटीन ऑफ एग, एग का जो प्रोटीन होता है, अंडे का जो प्रोटीन होता है, कन्वर्टेड इनटू रबर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये रबर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, कन्वर्टेड इनटू रबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि ग्लोबुलर प्रोटीन हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ, टर्शियरी स्ट्रक्चर हुआ, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हुआ, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर अपना शेप बदल देते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो या फिर एक क्वेश्चन हो भी सकता है कि अंडे का जो पानी होता है उसको हीट करने पे वो कहाँ चला जाता है? तो अंडे का जो पानी होता है उसको जब हीट करते हो तो वो अलग शेप में बदल जाता है, यानी वहां पे भी डीनेचुरेशन हो जाता है, अंडे के अंदर पानी रहता है और हीट करने पे देखते हो कि पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो वो पानी कहाँ चला जाता है? इस घटना को भी हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। पहले किस शेप में होता था, तुम अंडा जब फोड़ते हो तो देखते हो कि उसके भीतर में किस तरह से है, और हीट करने के बाद वो किस तरह से हो जाता है। किसी को भी हीट करने पे वो तुम्हारा शेप चेंज कर जाएगा। देखो एल्बुमिन है, सेजिन है, इंसुलिन है, या फिर एंजाइम्स है, किसी को हीट करोगे तो अगर उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसमें जो फोल्डिंग होगी, डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे और वो लीनियर स्ट्रक्चर में बदल जाएंगे, और इसी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी किसी भी स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ जाता है। एंजाइम्स के बारे में वैसे तो डिटेल में एक बार और हम पढ़ाएंगे आप लोग को जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, वहां पे एंजाइम्स के बारे में डिटेल से दोबारा आएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देते हैं। एंजाइम एक्चुअली में कैटलिस्ट होते हैं और बायो कैटलिस्ट कहते हैं इनको हम। जो हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको फास्ट करने में जो मदद करता है वो एंजाइम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो सब ये
बायोकैटलिस्ट एंजाइम के द्वारा बायोकैटलिस्ट एंजाइम के द्वारा मतलब फॉरवर्ड किए जाते हैं। एंजाइम जो है हमारे शरीर में होने वाले सारे रिएक्शंस को फास्ट करता है, यानी एंजाइम एक तरह का तुम्हारा कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो चलिए ये बातों को हम लिख देते हैं यहाँ पे जो अभी हम बोले हैं। ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस, अभी हम बताए हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी में आर कैटेलाइज्ड बाय स्पेशल कैटलिस्ट, catalyzed by special catalysts, special catalysts called enzymes। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा भी जाता है कि बायो कैटलिस्ट किसको बोलते हैं तो एंजाइम्स को बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट भी कहेंगे। दस एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, इसको हम लोग बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ जो मतलब एंजाइम होते हैं उनमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी रहता है, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं। हाउएवर सम एंजाइम्स आर आल्सो एसोसिएटेड विथ, मतलब सारे एंजाइम में खाली प्रोटीन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ एंजाइम ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि नॉन प्रोटीन कंपोनेंट से बने होते हैं। ठीक है, उनमें तुम्हारा प्रोटीन नहीं रहता है। ऐसे जनरली मैक्सिमम एंजाइम्स में प्रोटीन रहता है, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है। सम एंजाइम्स आर however some enzymes are also associated with the non-protein component, with the non-protein component, जिसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग को फैक्टर कहते हैं, कंपोनेंट कॉल्ड द को फैक्टर। बायोलॉजी वालों को ये सब मिलेगा पढ़ने को, कॉल्ड द को फैक्टर फॉर देयर एक्टिविटी। तो उनकी एक्टिविटी अलग होगी और इनकी एक्टिविटी अलग होगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये को फैक्टर भी दो तरह के होते हैं, तो ये सब आप लोग को जानना नहीं है, चलिए इतना काफी है। अब थोड़ा सा हम लोग एंजाइम का एक्शन देख लेते हैं। बायोलॉजी वाले लोग ये सब जानेंगे, उतना डिटेल में आप लोग को नहीं जानना है। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब एंजाइम के काम करने का क्या एक्शन का तरीका होता है। एक तो तुम्हारा ताला चाबी मॉडल होता है, जो आपको हम पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है ना, जैसे ताला और चाबी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं खुलने में, उसी तरह से कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट को मदद करता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और जब ताला में चाबी डाल दिया जाता है उस समय को हम लोग ये इंटरमीडिएट समय बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हम मेंशन कर दे रहे हैं जो भी बोले हैं कि पॉपुलर तो इसी के लिए है क्योंकि कैटलिस्ट है, और सारे कैटलिस्ट के लिए ताला चाबी मॉडल ही होता है। पॉपुलरली नोन मैकेनिज्म, जो सबसे ज्यादा फेमस मैकेनिज्म है इसका वह है ताला चाबी मॉडल, इज लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म बोल सकते हो,
मॉडल बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह से होता है, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म। हम डायग्राम से समझाते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म, इसमें ये मैकेनिज्म होता है। देखो जी, जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एक्चुअली में किस तरह के होते हैं जरा देखिए। तो सबस्ट्रेट को कुछ इस तरह से हम डायग्राम में बनाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, मतलब इस तरह से कि ताकि इसमें चाबी डाला जा सके, ये एक तरह का ताला का काम करेगा। देखो इसमें आके ये फिट बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये एक्टिव साइट कहा जाता है, ये सब पूरा डिटेल में वहां पे आएगा। एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, या फिर ये लास्ट वाले चैप्टर में भी आएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी बताया जाएगा। एक्टिव साइट के बारे में बात करेंगे हम। तो ये सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट होता है, ठीक है ना। और जब इसमें मतलब अभी ये ताला हो गया एक तरह से, और ये मान लो कि ऊपर में जो हम रखे हैं वो चाबी है, तो इसमें जाके फिट हो जाएगा। इतना बड़ा तो रहेगा कि इसमें जाकर के ये फिट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो तू लोग ताला चाबी मॉडल की तरह दिमाग में रखो, फिट। ठीक है, और इस तरह से ध्यान रखना है कि जाके उसमें बैठ जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। हम अभी बोले थे ना कि जैसे ही ताला में चाबी डाला जाता है तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब फिट होने के बाद की कहानी है, फिट होने के बाद की कहानी है ये। और इसको हम लोग कुछ कुछ से भर देते हैं, इसमें कुछ कुछ भर देते हैं ताकि खाला खाली ना लगे। ठीक है, देखो, तो ये पूरा फुल हो गया मेरा ताला चाबी मॉडल। ताला में अभी ये चाबी आके फिट हो चुका है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। एंजाइम भी आ चुका है और सबस्ट्रेट भी आ चुका है। सबस्ट्रेट तुम्हारा ताला है और एंजाइम तुम्हारा चाबी है, और दोनों मिला करके ये अभी कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये चेंज होंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा जरा देख लीजिए। अच्छा, ऑक्सीडो रिडक्टेज छूट गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज बता देंगे। ठीक है, हाँ, एक टॉपिक ऑक्सीडो रिडक्टेज छूट गया है, एक लाइन का है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, उस एंजाइम को हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। तो अब उसके बाद प्रोडक्ट जब बनने आएगा तो क्या होगा, देखो, प्रोडक्ट जब बनने आएगा तो कुछ इस तरह का कहानी होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अब इसमें से ये निकल जाएगा। जो भी यहाँ पे जगह, जो भी फिट था यहाँ पे, जो भी यहाँ पे होगा ये प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो बच गया है वो एंजाइम कहलाएगा। तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा कि दोनों लोग मिल जाते हैं, रिएक्टेंट मिल जाता है, और उसके बाद से ये एंजाइम मिल जाता है, फिर दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एंजाइम एज इट इज अपना बाहर निकल जाता है। जैसे एंजाइम लेंगे, जो शेप में लेंगे उसी शेप में वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो रिएक्शन को खाली कंप्लीट कराने आया था कि दोनों को एनर्जी दे देगा, और एनर्जी दे करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा लेगा, और कन्वर्ट करा के खुद वहां से निकलते चलेगा। तो यही कैटलिस्ट का काम होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ।
तो सबसे पहले स्टेप वन, ये एंजाइम और प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या हुआ बताइए। अब यहीं पे बता देते हैं, फिर दोबारा आप नहीं बताएंगे। बिल्डिंग ऑफ एंजाइम, बिल्डिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम मिला, ठीक है। सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाए, आपने पिछले पेज पे देखा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल करके एक बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये एस क्या है, सबस्ट्रेट है, ई क्या है, एंजाइम है, और दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो पीछे वाले पेज पे आप देख चुके हो। और ताला और चाबी डाल करके साथ में जब लेंगे तो उसी को बोलेंगे हम लोग ये कॉम्प्लेक्स। स्टेप टू में क्या हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे और चाहते तो दिखा सकते थे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम रिएक्टेंट के साथ था लेकिन बाद में एंजाइम प्रोडक्ट में भी बदल जाता है। तो देखो, इस चीज को हम लोग साथ में भी दिखा सकते थे, ठीक है। इस चीज को तुम चाहते तो साथ में भी दिखा देते, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये इसको ढक लेगा, इस तरह से समझो कि इसको ये ढक लेगा, तो इसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम। और तब जाकर के एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे, और इसके बाद ये इसमें बदला जाएगा, तो इसको हम लोग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जब बन गया तो वो फिर बदल सकता है किस में, एंजाइम में और प्रोडक्ट में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये ई एस था, और ई एस जो है वो ईपी में बदल गया। तो ई एस मैंने समझ रहे हो, एंजाइम सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम प्रोडक्ट है, जो कि ऊपर हम लिखे हैं कोने में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, या एसोसिएशन बोल सकते हो। इसके बाद ईपी क्या होता है, बदल जाता है ई प्लस पी में, मतलब ई अलग हो गया एंजाइम, और पी जो है प्रोडक्ट वो अलग हो गया, पी जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट अलग हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एंजाइम सभी के लिए नहीं होता, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन, मतलब हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होता है, एक एंजाइम को 10 गो रिएक्शन में नहीं डाल सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एंजाइम का एक्शन था मैकेनिज्म का, कैसे कैसे होता है स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक मेन बात यह है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके ईएस बनता है, समझ लीजिएगा। और ईएस जो है एंजाइम सबस्ट्रेट, वो तुम्हारा एंजाइम प्रोडक्ट में बदलता है, और एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में बदल जाता है। ये 3 स्टेप है जो आप लोग को ध्यान रखना है। अगर ये 3 स्टेप याद रखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। फर्स्ट स्टेप में ये बात, फिर ये बात, और फिर ये बात। तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो वो तो हम डायग्राम से बताए थे, अभी आपको बस समझना है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल जाएंगे, फिर तुम्हारा एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट में बदल हो जाएगा। मतलब एंजाइम के साथ रिएक्टेंट था, एस मैंने रिएक्टेंट, और वो बदल गया एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन में, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। और फिर तुम्हारा
ये फाइनली किस किस में बदल गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। तो ये तीन बातें जो अगर दिमाग में सेटअप कर पा रहे हो, तो यही एंजाइम का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंजाइम रिएक्टेंट से मिला, ईएस बना, ईएस ईपी में बदल गया, और ईपी फाइनली ई प्लस पी में बदल गया। यानी एंजाइम को हमें छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट होता है, तो ये रिएक्शन में रह नहीं सकता है। और जो डायग्राम बताए हैं वो डायग्राम को लेके कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि डायग्राम में हम बेसिकली तुमको ये बताने की कोशिश किए हैं कि ताला चाबी मॉडल है। ताला तुम्हारा अगर रिएक्टेंट है तो चाबी तुम्हारा क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो, ज्यादा बेहतर होगा कि ताला को तुम एंजाइम मानो और चाबी को तुम क्या मानो, ये सबस्ट्रेट मानो। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, जो भी कैटलिस्ट होता है वो तुमको अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। ईएस से ईपी कैसे बनेगा ये समझ नहीं आया। ईएस से ईपी समझना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। देखो, सबस्ट्रेट और एंजाइम मिल करके और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो सबस्ट्रेट रहता है वो रिएक्शन करने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो एंजाइम वहां पे क्या करता है, तो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी बदलवाता है। तुमको ऐसे भी पता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट खाली रह जाएगा तो प्रोडक्ट में थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो रिएक्टेंट हम लेते ही हैं इसलिए ताकि वो प्रोडक्ट में बदल जाए। तो इसलिए ईएस जो होगा वो ईपी में चेंज हो जाएगा, और ईपी से फिर वो ई प्लस पी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम लोग ताला को मान लो कैटलिस्ट एंजाइम, और चाबी को मान लो तुम लोग ये सबस्ट्रेट। और जब ताला में चाबी लॉक कर दिए तो फिर तुम्हारा चाबी निकल जाएगा, लेकिन इस बार जो चाबी निकला वो प्रोडक्ट बन के निकला है, और एंजाइम मतलब ताला छूट गया वहीं पे। तो इस तरह से ध्यान रखना है तुम्हें। तीन स्टेप बस ध्यान रखना है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर ईएस बनेगा। ईएस जो है वो ईपी में बदल जाएगा, और ईपी जो है वो फाइनली टूट करके ई प्लस पी में बदल जाएगा। पी यहाँ प्रोडक्ट है, ई यहाँ एंजाइम है। एंजाइम जैसे था वैसा ही छोड़ देंगे, प्रोडक्ट को अलग कर देंगे।